हेलो दोस्तों, मैं नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का बीएफए यूनिट नंबर 2 है, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। अगर जो लोग चाहते हैं कि सीआईबी का प्रॉपर कोर्स का पैकेज लेना, तो आप यहाँ पे फोन भी कर सकते हो, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल्स डाल दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है डेरिवेटिव्स को समझते हैं, डेरिवेटिव को समझते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स। जो जो चीज मैं बोर्ड पे लिखता हूं प्लीज आप भी लिख लीजिएगा, तभी आपके एक सही तरीके से तैयारी हो पाएगी। डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है रिस्क को कम करना। क्या काम है इसका? रिस्क को कम करना या हेजिंग करना। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। तो डेरिवेटिव्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है रिस्क को कम करना या न्यूट्रलाइज करना या अल्टर करना। अल्टर मतलब होता है चेंज करना पोजीशन के लेवल को, ताकि जो आपका एक्सपोजर है उसकी अनसर्टेनिटी की लेवल या अनसर्टेनिटी की प्रोफाइल कम हो सके। इससे बहुत सारे शब्द आ गए जिसका मतलब आप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव समझिए, एक ऐसे समझाता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। आप स्टॉक मार्केट में हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है? शेयर्स होती है, ठीक है। शेयर्स में क्या होता है? प्राइस अप एंड डाउन दोनों चीज होता है, यानी फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है। इसी तरीके से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज है, जहां मैं बोल सकता हूं कि $1 के बराबर जो रुपए चल रहा है, सॉरी, ये $1 के बराबर रुपए चल रहा है। मान लेते हैं कभी 74.6767 हो गया, कभी 74.7777 हो गया, कभी 74.8777, कुछ भी हो गया। ऐसा एग्जांपल मैंने जस्ट डाला। ये क्या हो रहा है? डॉलर भले कांस्टेंट है बट ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ रहे बात? $1 पे तो नहीं समझ में आता, अब $10,000 हो जाए, $1,00,000 हो जाए, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाए। ठीक है, ये तो बहुत छोटा चेंज है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। 74 या 76 रुपए हो जाए, हो सकता है जी, संभावना कुछ भी है। या घट के 72 हो जाए, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो ये क्या हो गया? इस चीज को हम बोलते हैं जो ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप एक आदमी हैं और आपने एक ट्रेड लिया। क्या लिया? ट्रेड। ट्रेड में मान लेते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया $1 का, $1,00,000 का ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है। और आपका अभी तक आपने सेटलमेंट नहीं किया है। सेटलमेंट या मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया। उसका क्या मतलब होता है? कोई अभी सब रेट तो बहुत सारा आ रहा होगा, तो अब आप कुछ तो करोगे। चाहे आप बोलोगे भाई मैं इस रेट पे खरीदूंगा, इस रेट पे खरीदूंगा, इस रेट पे खरीदूंगा, कुछ तो बोलोगे आप, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने बोला इस रेट पे मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है, खरीदना चाहता हूं, ठीक है। समझिएगा बहुत ध्यान से। आपने बोला भाई मैं इस रेट पे खरीदना चाहता हूं। अरे तब खरीदोगे ना जब इस रेट पे आएगा। जब तक इस रेट पे आएगा तभी आप खरीद सकते हो। जब तक नहीं आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओपन पोजीशन। ठीक है, इसी ओपन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोजर। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सपोजर। ओपन पोजीशन क्यों है? हो सकता है कि अभी 74.5757 चल रहा हो मार्केट में। जब तक इस प्राइस पे नहीं आएगा तो कैसे इसको खरीदेंगे? समझ में आ रही बात? अगर मैं इस पे खरीदूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, समझ गए? इसलिए मुझे इसी रेट पे चाहिए। जब तक नहीं रेट पे आ रहा है, इसलिए हम इसको ओपन पोजीशन बोलते हैं, इसलिए हम इसको जो ओपन पोजीशन को हम एक्सपोजर बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे मोटा मोटी आप, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होता है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसका काम यही है कि जो आपका एक्सपोजर है, यानी जो ओपन पोजीशन है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करना या चेंज करना, ठीक है, ताकि जो एक्सपोजर की अनसर्टेनिटी की लेवल है उसको कम किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? कम किया जा सके। अब इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीके क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्वैप्स हो गया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो पहले उसको बोलने से पहले हम लोग ये सारी बातें लिख लेते हैं। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स आर, बोल सकते हैं, आर इंस्ट्रूमेंट्स। डेरिवेटिव्स आर क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स टू द एक्सपोजर for neutralize
और अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, चेंज टू एक्सेप्टेबल लेवल्स। कभी कभी ऐसा होता है नुकसान तो हो रहा है पर नुकसान को कम करना, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है अल्टर एक्सेप्टेबल लेवल तक आप ला सकते हैं। एक्सेप्टेबल लेवल्स, द अनसर्टेनिटी प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ द एक्सपोजर। ठीक है, तो हमारा क्या काम है कि न्यूट्रलाइज करना या अल्टर करना, ठीक है, जो भी एक्सपोजर यानी ओपन पोजीशन है उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाएंगे, ठीक है, जो भी अनसर्टेनिटी होगी इस प्रोफाइल के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो जाएगा आपको ऑप्शंस, तीसरा हो जाएगा स्वैप, चौथा है एफआरए, एफआरए का फुल फॉर्म हो गया फॉरवर्ड रेट, ठीक है, एग्रीमेंट्स। ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलिए, ठीक है, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे रिस्क। रिस्क क्या होता है, नाम सुने रिस्क, आप ऐसे भी सुनते होंगे इस काम में बहुत रिस्क है, नहीं बोलते ये काम करने में बहुत रिस्क है। यानी रिस्क से दो चीजें होती है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी हो सकता है, तभी आप रिस्क लेते हैं। रिस्क क्यों लेंगे आप, क्यों लेंगे रिस्क, ऐसी कोई पागल नहीं जो रिस्क लेता है। रिस्क इसके लिए लेता है हाई प्रॉफिट हाई गेन, ठीक है, तो हाई प्रॉफिट तो हाई लॉस भी हो सकता है, ठीक है, हाई प्रॉफिट तो हाई लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क एक सिंपल सा भाषा में, रिस्क हम उसको यहाँ पे ये बोलते हैं, एक तरीका हुआ बताने का कि कोई ऐसा अनप्लान्ड इवेंट हो गया, आपने सोचा था कि ऐसे होगा पर हो गया कुछ उल्टा, यानी अनप्लान्ड इवेंट हो गया, उसकी वजह से आपको पैसे का नुकसान हो रहा है, यानी फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस हो रही है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, या आपने सोचा इस तरीके से मैं ज्यादा कमाऊंगा, कमाई ज्यादा नहीं हो बल्कि कमाई कम हो गया, ठीक है, इसको हम रिस्क बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि रिस्क कैन बी डिफाइंड एज an unplanned event with financial consequences resulting in loss or reduced earnings। ठीक है, रिस्क है सिंपल भाषा में डिफाइन किया कि एक अनप्लान्ड इवेंट हो गया, ठीक है, अनप्लान्ड इवेंट जो आपने सोचा नहीं वैसा हो गया, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हो गया, चाहे इनकम आपकी कम हो गई है, ठीक है, या अर्निंग आपकी कम हो गई। अब हम कुछ कॉमन टाइप ऑफ रिस्क की बात करते हैं यहाँ पे, जो आप फेस करेंगे फॉरेक्स ऑपरेशंस में। तो हम एक एक करके उसको पढ़ते भी चलेंगे। तो सम ऑफ द रिस्क्स फेस्ड इन फॉरेक्स ऑपरेशंस। ठीक है, क्या क्या रिस्क है, जैसे एक हम बोल सकते हैं रिस्क हो गया देखिए, इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। पहला हो गया जैसे कंट्री रिस्क। क्या है कंट्री रिस्क? अब आप ऐसे कंट्री से बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसी कंट्री से बिजनेस कर रहे हैं जहां पे हमेशा आप बोल सकते हैं कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते उस कंट्री का, यानी कभी हमला हो जाता है,
वो कंट्री स्थिर नहीं है। क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अफगानिस्तान ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, अफगानिस्तान, सीरिया ले लीजिए, तो वहां पे आपको हमेशा कंट्री रिस्क लगा रहेगा। पता चला आप कोई दूसरा आदमी आके कैप्चर कर लिया, या हमेशा एक सरकार का कंट्रोल नहीं हो पाती। जैसे आप भारत में है तो आप देखिएगा अमेरिका में सरकार का बहुत अच्छा नियंत्रण है, वहां वैसा नियंत्रण नहीं है। तो एक तरह का कंट्री रिस्क लगा रहता, पता नहीं पैसा भेज दिया, मुझे सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामान भेज दिया तो उधर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह का रिस्क लगा रहता है। ठीक है, तो कंट्री रिस्क क्या है? एक तरीके का डायनेमिक रिस्क होता है, और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं फिक्स करके, कंट्री लिमिट लगा के। कंट्री लिमिट लगाना होता है आपको, तब ये फिक्स होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इज ए डायनामिक लिमिट, सॉरी इज ए डायनेमिक रिस्क, नॉट लिमिट, इज ए डायनेमिक रिस्क। और इसको फिक्स कैसे करेंगे? एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिक्सिंग कंट्री लिमिट। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। डायनेमिक रिस्क है पहला चीज, तो ये समझिए जहां पर ट्रेड कर रहे हैं, जिस कंट्री से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो भारत सरकार पहले उस पर लिमिट लगा रखी है। भारत जानती है, भारत सरकार जानती है कि इस कंट्री से ट्रेड करें तो हमारे सेलर को नुकसान हो सकता है, चाहे हमारे बायर को नुकसान हो सकता है, तो पहले से लिमिट वो कम करके रखती है। बाकी आपको खुद भी समझना होगा, अगर आप सेलर है तो या बायर है तो भाई उस कंट्री के साथ हम कम अमाउंट का चीज ट्रेड करें। अब आइए सॉवरेन रिस्क। सॉवरेन रिस्क क्या होता है? ठीक है, तो सॉवरेन रिस्क यहां पे कंट्री रिस्क को हम सॉवरेन रिस्क बोलते हैं। सॉरी, सॉवरेन रिस्क हम इसको बोलते हैं जहां पे हम बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, यही स्टेबिलिटी मत देखिए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लिखिए। वहां पे क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होता है। ठीक है, यानी स्थिर सरकार नहीं है, कभी बार बार सरकार बदल जाती है, तो ये हो गया सॉवरेन रिस्क। सरकार का पता चला भी कुछ और सरकार है, फिर दूसरा सरकार आ गई। ठीक है, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज होगा? एक सुटेबल डिस्क्लेमर क्लाउजेस देना होता है डॉक्यूमेंटेशन पे, जहां पे सब्जेक्ट किया जाता है कि जो सॉवरेन एंटिटीज होगी वो थर्ड जुरिसडिक्शन में जाएगी। यानी आप एक डिस्क्लेमर डालेंगे, क्लाउज डालेंगे, और कुछ ऐसा वैसा हो गया, यानी मतभेद हो गया आपके और बायर के बीच में, या कुछ आपका दूसरे कंट्री के बीच में, तो एक थर्ड पर्सन क्या, थर्ड कंट्री या थर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा, वो यहाँ पे फैसला सुनाएगा। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं कि इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? कैन बी मैनेज्ड बाय suitable disclaimer clauses in the documentation। ठीक है, in the documentation and also by subjecting such sovereign entities to third jurisdiction। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा सुटेबल डिस्क्लेमर तो देना ही होगा आपको डॉक्यूमेंटेशन में, उसके बाद और इस तरह के चीजों में थर्ड जुरिसडिक्शन को भी अप्लाई किया जाता है। फिर और क्या रिस्क हो सकता है? ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। ये कैसा रिस्क होता है? मान लीजिए हम और आप काम कर रहे हैं, यानी हम लोग कौन है? ह्यूमन है, तो ह्यूमन से मिस्टेक्स हो सकते हैं ना, कुछ और टाइप करना, कुछ और टाइप कर दिया, या कंप्यूटर की फेलियर हो गई, बिजली चला गया। ठीक है, ये सब आपके हाथ में नहीं है, वाटर सप्लाई की फेलियर, कुछ भी हम बोल सकते हैं एसोसिएटेड विद ह्यूमन मिस्टेक्स, उसका आप बोल सकते हैं कंप्यूटर फेलियर। इस तरीके का एग्जाम्पल आपको एक चीज बता रहा हूं।
ठीक है, ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप अपने कॉपी में लिखते चलिए। यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है, एक है बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 छोटे क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में, ठीक है। अंतर कहाँ है? यहाँ है, इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट ये कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, BFM का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी